हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे सीटेट के लिए सीडीपी के प्रैक्टिस नंबर 2 को। कल हमने 10 क्वेश्चन किया था, डिटेल में व्याख्यात्मक हल भी उसका देखा था और डिटेल में उसको समझने का प्रयास किया था। आज उसी का प्रैक्टिस सेट दूसरा है, लेकिन कल आपने 10 क्वेश्चन किया, आज हम लोग 30 क्वेश्चन को करेंगे। आज आपको क्वेश्चन का आंसर भी बताना है। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो नमस्कार, मेरा नाम है विवेक पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं टुडे एग्जाम स्टडी का यूट्यूब प्लेटफॉर्म। इससे पहले यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे टीचिंग एग्जाम और सीटेट यूपीटेट इससे रिलेटेड वीडियो बनाए जाते हैं और फ्री में आपको गाइड किया जाता है और बताया जाता है। आइए बिना देरी किए क्वेश्चन नंबर 1 पे हम चलते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है कि शिक्षार्थियों के लिए अनुकूल सीखने का वातावरण कैसा होना चाहिए। क्वेश्चन है आपके सामने कि जो शिक्षार्थी हैं, हाँ, कल ही आपको बताया था कि बड़ा बड़ा देख करके शब्द को डरना नहीं है, शब्द बड़े बड़े शब्द देख के डरना नहीं है, ठीक है ना। शिक्षार्थी का मतलब होता है छात्र, ठीक है ना। शिक्षार्थी का मतलब क्या है? छात्र। तो अब आपको बताना है कि शिक्षार्थी के लिए सीखने का सही वातावरण, अनुकूल माने ठीक, वातावरण कैसा होना चाहिए। जो भी छात्र है उसको सीखने के लिए अच्छा वातावरण कैसा होना चाहिए। अनुशासन पर केंद्रित होना चाहिए, शिक्षक नियंत्रित होना चाहिए, छात्र केंद्रित होनी चाहिए, या फिर परीक्षा केंद्रित होनी चाहिए। तो देखिए, कल भी आपको मैंने बताया था, आज फिर से बता रहे हैं कि आप क्वेश्चन जब सॉल्व करिए तो ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखिए, मतलब छांटना सीखिए कि कौन कौन से नहीं हो सकते हैं। आपको तो पहचानना है कि कौन हो सकते हैं, पर कौन नहीं हो सकते हैं ये भी सीखना एक बड़ी कला है, ठीक है ना। तो देखिए कैसे छांटेंगे ऑप्शन को। तो अनुशासन पर केंद्रित, आप अगर पढ़ा रहे हैं तो वहाँ अनुशासन पर केंद्रित नहीं करना है। शिक्षार्थी सीखने का फिर ठीक वातावरण नहीं बनेगा। यदि आप बहुत स्ट्रिक्टली सब कुछ फॉलो कर रहे हैं तो सही नहीं हो पाएगा वहाँ आपका शैक्षणिक कार्य। शिक्षक नियंत्रित बिल्कुल नहीं, कहीं भी इस तरह के शब्द आपको मिले, शिक्षक नियंत्रित, शिक्षक केंद्रित, अभि अध्यापक केंद्रित, तो उसको बिल्कुल काट देना है। ऐसे ऑप्शन बिल्कुल निगेटिव होते हैं, गलत होते हैं। फिर आया परीक्षा केंद्रित। क्या हम बच्चों को सिर्फ परीक्षा के लिए पढ़ा रहे हैं? तो बिल्कुल नहीं। हम बच्चों को सिर्फ, वो अलग बात है कि आज की शिक्षा व्यवस्था सिर्फ परीक्षा केंद्रित हो गई है। आपको अच्छे अंक लाने हैं, अच्छे नंबर लाने हैं, कंपटीशन में आगे जाना है, लेकिन ये सिर्फ आप अपने तक रखिएगा। लेकिन जब एग्जाम में बैठिएगा तो परीक्षा केंद्रित नहीं होना है। क्या होना है? छात्र केंद्रित होना है। भैया जो छात्र कहे वही ठीक है। सीखने का जो वातावरण होना चाहिए वो बच्चे उसमें सक्रिय भाग लें, ऐसा वातावरण होना चाहिए। बच्चे अपनी गति से सीखें, चाइल्ड सेंट्रल्ड होनी चाहिए लर्निंग, ठीक है ना। छात्र केंद्रित होनी चाहिए। आपका जो वातावरण है सीखने सिखाने का वो छात्र केंद्रित होनी चाहिए। बच्चे रुचि लेकर सीखें, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार 7 से 11 वर्ष की आयु के बच्चे किस अवस्था में होते हैं? पियाजे के अनुसार सबसे पहले आप जान लीजिए जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया और उन्होंने 4 अवस्थाएं बताई, ठीक है ना। इंद्रिय जनित गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है ना। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को ठोस संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं, ठीक। अब आपको बताना है कि सही विकल्प क्या है। आपके सामने मैं आंसर भी बता दिया। तो ये है ठोस संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक की उम्र के बच्चों में होती है, ठीक है ना। बच्चे वस्तुओं को देख करके तर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे अगर ये भी पूछा जाए कि पियाजे ने किस सिद्धांत को बताया, तो उन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने में जेडपीडी किससे संबंधित है? जेडपीडी आपने बहुत नाम सुना होगा, जेडपीडी। तो ये किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? ये आपको बताना है कि जेडपीडी किससे संबंधित है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यह किससे संबंधित है? तो देखिए जो राइट विकल्प होगा आपके सामने वह होगा
वाइगोत्स्की। ऑप्शन नंबर बी। बी बिल्कुल सही है। यह सिद्धांत कहता है कि बच्चा सहायता से सीख सकता है। जेडपीडी क्या है, आपको एक वीडियो में बनाया भी था, इस पर फिर से विस्तार से एक वीडियो बना दूंगा। जेडपीडी वह है जब बच्चे को आप सहायता दे रहे हैं और किसी न किसी सहायता से बच्चा सीख रहा है, वह है जेडपीडी। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। समावेशी कक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? समावेशी कक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यह देखिए, राइट विकल्प होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर ए, समान अवसर देना, सभी छात्रों को समान अवसर देना। देखिए, दो तरह के बच्चे होते हैं। एक अधिगम अक्षमता से ग्रसित बच्चे होते हैं, चाहे वो शारीरिक रूप से अक्षम हो, मानसिक रूप से हो, बौद्धिक रूप से हो, और एक सामान्य बच्चा। दोनों बच्चों को जब बराबर अवसर दिया जाए, समान कक्षा में एक साथ पढ़ाया जाए, इसे ही समावेशी कक्षा कहते हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी किसका संकेत है? सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी किसका संकेत है? तो यह है ऑप्शन नंबर बी, निर्माणात्मक अधिगम का। रटना तो बिल्कुल गलत है, इसको निगेटिव वर्ड है, काट देना चाहिए। दंडनात्मक, ये भी निगेटिव वर्ड है, काट देना चाहिए। शिक्षक केंद्रित, मैंने अभी आपको बताया, ये भी निगेटिव वर्ड है। देखिए, एक बचा, ये सही है। ठीक है ना। इस तरह से आप ऑप्शन को छांटने का प्रयास करिए। बाल विकास का अध्ययन किसका अध्ययन कहलाता है, आपको बताना है। केवल शारीरिक वृद्धि, केवल मानसिक विकास? दो ऑप्शन और हैं, सी और डी। देख के आप बताइए कि सही विकल्प क्या होगा। तो देखिए, ऑप्शन नंबर सी राइट है, जन्म से किशोरावस्था तक के समग्र विकास का। आप जानते हैं कि जन्म से लेकर के, भ्रूण से लेकर के कब्र तक, जन्म से लेकर के जन्म से किशोरावस्था तक के समग्र विकास आपके बाल विकास का अध्ययन करता है। लेकिन विकास जो है वो कब से कब तक होता है? जन्म से लेकर के कब्र तक विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास कभी नहीं रुकने वाली प्रक्रिया है। विकास जब बच्चा पैदा होता है तब से लेके जब तक मृत्यु को नहीं प्राप्त हो जाता है, तब तक वह कुछ ना कुछ सीखता रहता है, इसलिए उसका डेवलपमेंट होता रहता है। तो विकास जो है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट है। कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत किस पर केंद्रित है? कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत किस पर केंद्रित है? तो यह नैतिक निर्णय लेने की प्रक्रिया पर केंद्रित है। ठीक है ना। कोहलबर्ग का सिद्धांत है, नैतिक विकास के चरणों को उन्होंने समझाया है। ठीक, विस्तार से हम एक एक करके वीडियो को लाएंगे, उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना है आपको। हम एक एक करके जीन पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की वगैरह जो भी हैं, स्किनर वगैरह, इन तमाम लोगों के हम डिटेल वीडियो आपके सामने लेके आते रहेंगे। बस आपका सपोर्ट हमें चाहिए, और सपोर्ट में यही आपको करना है कि वीडियो को शेयर करना है अधिक से अधिक। अगर आपको पसंद आए तो लाइक भी करना है, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना है। सीखने में प्रेरणा का कार्य क्या है? ठीक है ना। प्रेरणा का कार्य है छात्रों को सक्रिय बनाना। थकाना बिल्कुल नहीं, निगेटिव वर्ड है। सीखने की गति धीमी करना, निगेटिव वर्ड है। दंड देना, निगेटिव वर्ड है। राइट आंसर, छात्रों को सक्रिय बनाना। बच्चे सीखने की प्रेरणा से सीखने की गति बढ़ती है और छात्रों को कार्य करने में रुचि होती है। ठीक है ना। बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ क्या है? बताना है आपको, बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है। देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब होता है छात्र की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण। मतलब बच्चे की रुचि, क्षमता, गति को ध्यान में रख करके आपको शैक्षणिक कार्य करना है। बच्चा रुचि ले रहा है कि नहीं, बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, अभी क्या चाहता है बच्चा, इस तरह की सारी बातों को समझ करके जब आप शैक्षणिक कार्य कर रहे होते हो तो उसे चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग कहते हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण क्या है? अब बताना है ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 10 कि आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण क्या है? तो ये है ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा। आंतरिक प्रेरणा वह होती है जो बच्चों के भीतर से आती है, जैसे ज्ञान की भूख हो, इस तरह की। ठीक है ना।
जैसे अभी आपको ज्ञान की भूख है, सीटेट पास करने की भूख है, इसीलिए आप कहीं ना कहीं से कुछ न कुछ पढ़ रहे हैं और आप ही सफल होंगे। जो पढ़ेगा वही सफल होगा, ठीक है ना। तो खूब पढ़िए, खूब मन लगा के पढ़िए, सफलता एक दिन निश्चित आएगी। पढ़ाई बेकार नहीं होती है कभी, इस बात को ध्यान रखना है। आपके तरह थोड़ी सी मैं बता दूं, आपके तरह जब मैं भी स्ट्रगल कर रहा था, उस समय तैयारी कर रहा था सीटेट वगैरह की, मैंने कहीं कोचिंग नहीं की, किसी से कोचिंग नहीं की सीटेट की, मैं यूट्यूब से पढ़ के पास हुआ। किसी का नोट्स नहीं लिया, बस यूट्यूब से पढ़ा, उसे अपना खुद का नोट्स बनाया। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं क्यों आज आपको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी कभी किसी न किसी से पढ़ा, ऐसे ही पढ़ा, यूट्यूब से पढ़ा, तो मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। आप भी पढ़िए, खुद का नोट्स बनाइए और सफल होइएगा। और जैसे मैं सफल हुआ, जैसे मैं एग्ज़ाम सीटेट क्वालिफाई करके गवर्नमेंट जॉब लिया, वैसे आप भी लेंगे। बात समझ रहे हैं? चलिए, तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य स्कूल में पढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो अभी आपने पढ़ा, यह समावेशी शिक्षा है। जब विशेष आवश्यकता वाले बच्चे और सामान्य बच्चे एक साथ एक ही स्कूल में पढ़ें तो वह समावेशी शिक्षा है। यह RTE राइट टू एजुकेशन 2009 में इस बात को बहुत बखूबी से उठाया गया है, समावेशी शिक्षा को। और उसमें एक बात और कही गई है कि हर बच्चे का स्कूल 1 से 8 तक का स्कूल 1 किलोमीटर से 3 किलोमीटर के भीतर में होना चाहिए, उससे दूर नहीं होनी चाहिए। किसमें कहा गया है? राइट टू एजुकेशन 2009 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत किसने दिया? आपको बताना है कि इसका सही विकल्प क्या है। तो देखिए, इसका सही विकल्प है वह है जॉन डीवी। जॉन डीवी ने लर्निंग बाय डूइंग यानी करके सीखने का सिद्धांत दिया। करके सीखना, बच्चे सक्रिय हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं कब? जब कुछ करके करते हैं, और करके ही बच्चे सीखते हैं। तो इस बात को किसने कहा? जॉन डीवी ने। सतत और व्यापक मूल्यांकन यानी CCE का उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 13, सही विकल्प आपको बताना है। तो सही विकल्प है ऑप्शन नंबर बी, पूरे वर्ष छात्रों की निरंतर प्रगति का आकलन ही CCE कहलाता है, ठीक है ना। चलिए, रिफोर्समेंट शब्द किस मनोवैज्ञानिक से जुड़ा है? ऑप्शन है पावलाव, स्किनर, पियाजे, कोहलबर्ग। तो आपको बताना है। तो देखिए, जो राइट आंसर है वह होगा स्किनर महोदय, ठीक है ना। स्किनर महोदय ने यह सिद्धांत, रिफोर्समेंट का मतलब होता है सुदृढ़ीकरण होता है, ठीक है ना। मतलब सुदृढ़ीकरण का मतलब है कि जैसे देखिए जैसे यह सुदृढ़ीकरण जो है वह स्किनर ने दिया, और ये किससे जुड़ा है? यह व्यवहारवाद सिद्धांत से जुड़ा है। व्यवहारवाद का सिद्धांत है यह स्किनर का, ठीक है ना। इस पे हम डिटेल से वीडियो बनाएंगे। फिलहाल आप सही आंसर देखिए, स्किनर। समावेशी शिक्षा का मुख्य लाभ है, क्या लाभ है समावेशी शिक्षा का? तो सभी को समान अवसर और सामाजिक सहयोग देना ही समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है, ठीक है ना। आत्मसंकल्पना, सेल्फ कॉन्सेप्ट का अर्थ क्या है, ये बताना है आपको। अब क्वेश्चन नंबर है 16 का राइट आंसर आपको बताना है। तो देखिए, अपने बारे में धारणा बनाना, ठीक है ना। अपने बारे में धारणा, बच्चे का अपने बारे में विचार और खुद आत्म छवि जो होती है वही है सेल्फ कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, जिसे आप संकल्पना, हिंदी में संकल्पना कहेंगे। चलिए, बच्चों की रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को क्या करनी चाहिए? तो आपको बताना है। देखिए, सही ऑप्शन होगा नए विचारों और प्रयोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए। एक शिक्षक रचनात्मक बनाने के लिए शिक्षक का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि नए विचार और प्रयोग को प्रोत्साहित करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम का स्थायी प्रभाव किससे पता चलता है? तो अधिगम व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन से पता चलता है। अगर आपके व्यवहार में कोई अस्थायी परिवर्तन आया, देखिए अस्थायी, टेम्परेरी नहीं, अस्थायी परिवर्तन है तब तो अधिगम है। अस्थायी नहीं है, व्यवहार में आपके अस्थायी परिवर्तन नहीं है तो अधिगम नहीं है। यदि आपके व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन हुआ तो आपने लर्निंग किया, अधिगम किया, कुछ सीखा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। कंस्ट्रक्टिविज्म का मुख्य विचार है क्या है, वो आपको बताना है। ऑप्शन है ज्ञान शिक्षक देता है, ज्ञान छात्र स्वयं बनाता है, ज्ञान रटकर आता है, ज्ञान केवल किताब से आता है। यानी रचनात्मकता का प्रमुख विचार क्या है, आपको इसमें से बताना है। तो देखिए, छात्र जो है ना, ज्ञान छात्र स्वयं बनाता है, ठीक है ना। ज्ञान जो है छात्र क्या करता है, स्वयं बनाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? दंड, सामाजिक अंतःक्रिया, अनुमानसिकता और पुरस्कार। तो वाइगोत्स्की सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिए हैं। तो उन्होंने कहा है कि बच्चा जो कुछ भी सीखता है वो समाज के साथ अंतःक्रिया करके सीखता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। सीखने की बाधा का कारण क्या हो सकता है? प्रेरणा की कमी, शारीरिक अक्षमता, अनुचित शिक्षण विधि या इनमें से सभी। क्वेश्चन फिर से देखिए, सीखने की बाधा का कारण हो सकता है प्रेरणा की कमी, शारीरिक अक्षमता, अनुचित शिक्षण विधि या ये सभी। अब आपको बताना है कि इसमें से सही विकल्प क्या है। तो इसमें से उपरोक्त सभी, प्रेरणा की कमी हो तब भी बच्चा नहीं सीख पाएगा, शारीरिक अक्षमता हो तब भी बाधा उत्पन्न होगी, अनुचित शिक्षण विधि हो तब भी बाधा उत्पन्न होगी। अब कोई श्रवण बाधिता बच्चा है, आप उसको बोल के पढ़ा रहे हैं, क्या समझ में आएगा उसको? कोई दृष्टि बाधिता बच्चा है और आप उसको ब्लैक बोर्ड पे समझा रहे हैं, क्या समझ में आएगा? तो अनुचित शिक्षण विधि भी बाधा उत्पन्न करता है। राइट आंसर है उपरोक्त सभी। बहु बौद्धिकता सिद्धांत किसने दिया? तो यह ऑप्शन आपके सामने है, हार्वर्ड गार्डनर, पियाजे, स्किनर, थॉर्नडाइक। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, हार्वर्ड गार्डनर, ठीक है ना। इन्होंने ही मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी। किसने? हार्वर्ड गार्डनर ने, ठीक है ना। यानी बहु बौद्धिकता का सिद्धांत, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। कह रहा है बाल विकास में भाषा किसका अंग है? बाल विकास में भाषा किसका अंग है? तो देखिए, बाल विकास में जो भाषा है वो संज्ञानात्मक विकास का ही अंग है। किसका अंग है? संज्ञानात्मक विकास। भाषा विकास जो मानसिक प्रक्रिया है उसी का ही हिस्सा है। भाषा विकास मानसिक प्रक्रिया का हिस्सा है, इसलिए यह संज्ञानात्मक विकास का भाग है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 24। छात्र का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो देखिए, कहीं भी किसी का भी आत्मविश्वास बढ़ाना हो तो उसके सही कामों की प्रशंसा करनी चाहिए। छात्र का आत्मविश्वास, चाहे किसी का भी आत्मविश्वास बढ़ाना हो तो शिक्षक चाहे अभिभावक को चाहिए कि उसके कामों की प्रशंसा करे। सही उत्तर पर प्रशंसा करनी चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25। बच्चों में सामाजिक कौशल विकसित होते हैं अकेले रहने से, दूसरों के साथ सहभागिता से, केवल किताब पढ़ने से या परीक्षा की तैयारी करने से। तो देखिए, जो राइट आंसर है आपका यहाँ पे वह है दूसरों के साथ सहभागिता बढ़ाने से। दूसरों के साथ सहभागिता बढ़ाने से बच्चों का सामाजिक कौशल का विकास होता है, ठीक है ना। सतत मूल्यांकन का मुख्य लाभ क्या है? जो सतत मूल्यांकन है उसका मुख्य लाभ क्या है आपको बताना है। तो यह सतत विकास का मतलब होता है CCE। इसका मुख्य उद्देश्य है छात्रों के समग्र विकास का पता लगाना, संपूर्ण विकास का पता लगाना, ठीक है ना। छात्र की सीखने की शैली पता लगाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? क्वेश्चन नंबर है 27। तो यह है उसके विभिन्न गतिविधियों को देखना चाहिए, आकलन करना चाहिए, ठीक है ना। बच्चों के पूरी गतिविधि को, बच्चों के सभी गतिविधियों को ऑब्जर्व करना चाहिए। ये सबसे अच्छा तरीका है उनके सीखने की शैली का पता लगाना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 से पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास होता है क्रमिक और निश्चित चरणों में, अचानक, केवल बचपन में, केवल अनुमानसिक कारणों से। तो यह
छात्रों का विकास जो होता है वह क्रमिक होता है और निश्चित चरणों में होता है। ठीक है ना, क्रमिक होगा और निश्चित क्रम से होता है। पियाजे मानते हैं कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास जो होता है वो क्रम से होता है। ठीक है, और निश्चित आयु और चरणों में होता है। आगे स्कैफोल्डिंग का अर्थ क्या है? स्कैफोल्डिंग का अर्थ क्या है? छात्रों की मदद धीरे धीरे कम करना, केवल उत्तर बताना, दंड देना, उन्हें अकेला छोड़ देना। तो राइट आंसर है छात्रों की मदद धीरे धीरे कम करना। स्कैफोल्डिंग ZPD का ही एक हिस्सा है। ZPD का ही एक हिस्सा है स्कैफोल्डिंग। छात्र की धीरे धीरे आप मदद करते हैं, जैसे जैसे छात्र आगे बढ़ता जाता है आप धीरे धीरे पीछे हो जाते हैं, यानी मदद कम करने लगते हैं। अचानक से मदद छोड़ना नहीं है, धीरे धीरे कम कर देना है। ठीक है ना। विकास और वृद्धि में क्या अंतर है आपको बताना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, दोनों एक जैसे हैं। वृद्धि गुणात्मक होती है और विकास मात्रात्मक। वृद्धि मात्रात्मक और विकास गुणात्मक, या दोनों असंबंधित है? सही विकल्प आपको बताना है। देखिए भैया, वृद्धि जो है वह मात्रात्मक और विकास गुणात्मक होता है। ठीक है ना। वृद्धि जिसे आप ग्रोथ कहते हैं, वृद्धि का मतलब ग्रोथ होता है। शरीर का आकार, ऊंचाई, वजन में बढ़ोतरी जिसे मेजर किया जा सके। आपकी ऊंचाई बढ़ी, मेजर हो सकता है। आपका आकार बढ़ा, मेजर हो सकता है। जिसे आप मेजर कर पाएँ, मतलब माप सकें, तौल सकें, वह है ग्रोथ। और जिसे मेजर न किया जा सके वह है डेवलपमेंट यानी विकास। तो विकास गुणात्मक होता है। आपकी बुद्धि आज कितनी थी, आपकी बुद्धि आज कितनी है और कल कितनी थी और कल कितनी होगी, क्या इसे मेजर कर सकते हैं? नहीं। तो इसका मतलब है कि विकास गुणात्मक होता है और वृद्धि मात्रात्मक होता है। ठीक है, ये आज का प्रैक्टिस सेट था, प्रैक्टिस सेट 2। इसी तरह से हर रोज़ प्रैक्टिस सेट आपके लिए आते रहेंगे, एग्जाम के दिन तक आते रहेंगे। हम आपको कुछ दिन बाद थ्योरी भी लाने वाले हैं। 0 से हीरो तक की थ्योरी रहेगी, एकदम शून्य से लेकर के शिखर तक की थ्योरी रहेगी। वृद्धि और विकास से शुरू होगा और पूरे आपके सिलेबस को कंप्लीट कराया जाएगा। तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।